सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां के शाहीन बाग में सड़क खुलवाने की कवायद दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। शाहीन बाग के एसएचओ धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से कम एक तरफ का रास्ता खोलने की अपील की। आप जो दोनों साइड का रोड है ना, ये एक रोड खोल दो तो उससे जो यहाँ के लोग हैं उनको तकलीफ हो रखी है। वो ये एक मिनट, ये आपकी मर्जी है, ये मैं एक अपील करने आया हूँ। ये शाहीन बाग के एसएचओ हैं। पिछले 1 महीने से बंद पड़ी सड़क का सिर्फ एक हिस्सा खुलवाने के लिए प्रदर्शनकारियों से मिन्नत करने पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी धरना स्थल से हिलने के लिए टस से मस नहीं हुए। तो आपका जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक है, आप इसको शांतिपूर्वक जारी रखो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो दोनों साइड का रोड है ना, ये एक रोड खोल दो तो उससे जो यहाँ के लोग हैं उनको तकलीफ हो रखी है। वो ये एक मिनट, ये आपकी मर्जी है, ये मैं एक अपील करने आया हूँ। सभी शांत हो जाए, पहले बात सुनिए। ये आपकी मर्जी है, आप खोलना चाहते हो नहीं खोलना चाहते हो, मेरी अपील है कि कम से कम एक रोड चालू कर दीजिए। शाहीन बाग के एसएचओ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सड़क खुलवाने पहुंचे थे, जिसमें कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था के तहत उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सड़क खाली करने का आदेश नहीं दिया, लिहाजा पुलिस मिन्नत की मुद्रा में नजर आई। जो परेशानी आ रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं 2-2 घंटे, उनको जल्दी जाना पड़ता है, 6 बजे बच्चों को घर से निकलना पड़ता है, 8 बजे स्कूल का टाइम है। तो इस सूरत में और लोग ऑफिस जाने में परेशानी हो रही है। इन सारे सूरतों को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस पे कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, ये माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ जंग में दिल्ली का शाहीन बाग पूरे देश के लिए विरोध का केंद्र बन गया है। 15 दिसंबर से यहाँ महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठी हैं। इन महिलाओं को समर्थन देने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए रोजाना बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। एक साथ हम ये कहें कि राम हो या रहीम हो, सब एक ही है और हम इस आधार पर अपनी राष्ट्रीयता को कायम कर रहे थे। जाहिर है पुलिस के सामने ताकत के इस्तेमाल का विकल्प नहीं है। ऐसे में रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस ने बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की टीम इलाके के धार्मिक नेताओं और कारोबारियों से बातचीत कर रही है। दिल्ली पुलिस उम्मीद कर रही है कि धरना दे रही महिलाएं हालात को समझेंगी और सही फैसला लेंगी। आपकी मर्जी है, आप खोलना चाहते हो नहीं खोलना चाहते हो, मेरी अपील है कि कम से कम एक रोड चालू कर दीजिए। शाहीन बाग सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन का प्रतीक तो बन गया, लेकिन दिल्ली और आसपास के लाखों लोगों के लिए ये रोज की परेशानी का सबब बन गया। धरने के चलते नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या आम लोगों की परेशानी का प्रदर्शनकारी संज्ञान लेंगे। फरीद अली और मिलन शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। 15 जनवरी आज मायावती का जन्मदिन है और लखनऊ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। एवं सर्वजन सुख अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है और इसी धारणा के तहत ही मेरे जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के लोग अपने अपने क्षेत्रों में तथा अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय, बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं, जिनके हित व कल्याण के लिए हमेशा ही हमारी पार्टी अति गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ ही इसी खास अवसर पर मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन
एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण भी, जो मुख्यतः 1 वर्ष के भीतर पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसे भी जारी किया जाता है, जिसे आखिर में आज भी यहाँ आप लोगों के समक्ष जारी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभचिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, उन सभी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा आज इस मौके पर भी मैं उन्हें पुनः नव वर्ष सन 2020 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कुदरत से कामना करती हूँ। इसके साथ साथ अब मैं यहाँ ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि आज देश की लगभग 130 करोड़ जनता के समक्ष जो दिन प्रतिदिन की दुख तकलीफें तथा गंभीर राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संकट एवं तनाव व चुनौतियां आदि सामने खड़ी हैं और जिसके कारण देश में हर जगह समाज में जो भयंकर गरीबी व बेरोजगारी व्याप्त है, साथ ही मांग के अभाव में उद्योग धंधों के बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी काफी मंदी की बीमार हालत में पहुंच गई है, जिससे अब आम जनता का जीवन काफी कष्टदायक एवं पीड़ादायी हो गया है। तो ये सब मौजूदा केंद्र सरकार की ज्यादातर गलत नीतियों, संकीर्ण सोच एवं कार्यकलापों का ही परिणाम है, नतीजा है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि देश की जनता ने ऐसे ही खराब हालत इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भी देखे व झेले हैं और जिससे मुक्ति पाने के लिए फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। यानी कि देश की जनता ने फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कि पूरी तरह से ये हकीकत है। किंतु देश की जनता के लिए ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में केंद्र की बीजेपी सरकार भी अब कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों के रास्तों पर ही लगातार चलकर इनको काफी त्रस्त व दुखी किए हुए है। वैसे भी पूरा देश ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही अब बीजेपी की मौजूदा केंद्र सरकार भी अपने राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का काफी दुरुपयोग कर रही है, जिससे अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था व देश का लोकतंत्र भी भारी तनाव से ग्रस्त होकर प्रतीत होता लग रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब बीजेपी की केंद्र सरकार ने भी कांग्रेस पार्टी की तरह ही यहाँ जनहित, जन कल्याण व व्यापक देश हित के मुद्दों को ज्यादातर मामलों में ताक पर ही रख दिया है, जिसका ही परिणाम है कि आज भी पहले की तरह ही देश में हर तरफ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, तनाव, नफरत व अराजकता का ही माहौल व्याप्त है। इसके साथ ही हर धर्म, हर जाति व हर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, आज वे किसी न किसी रूप में चिंतित, परेशान व इधर उधर भागते हुए ही नजर आते हैं। केंद्र की इस प्रकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के प्रभाव के कारण ही अब पूरे देश में शांति व कानून व्यवस्था तथा विकास का अभाव है। ऐसे में देश कैसे आगे
बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। यही कारण है कि आज हमारा देश गलत व नेगेटिव कारणों से ही सुर्खियों में ज्यादा बना हुआ है, जो राष्ट्रीय चिंता की बात है। हालांकि बीजेपी सरकार की इन्हीं सब कमियों व विफलताओं को भुनाकर ही अब कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग तरह तरह से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। लेकिन इससे पहले देश का कांग्रेसी शासनकाल जैसे ही बदहाली व दुर्दशा में था, तो बीएसपी ठीक उसी प्रकार से आज भी चिंतित है जैसे पहले रहती थी। बीजेपी के शासनकाल में भी आज बीएसपी काफी चिंतित है। इसकी खास वजह यह है कि जब केंद्र की सरकार संविधान व लोकतंत्र की सही मानवतावादी मान मर्यादा से नहीं चलती है, तो तब उसकी सबसे ज्यादा दुख तकलीफ व प्रताड़ना देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के लोग ज्यादातर गरीब, मजदूर, श्रमिक, खेतीहर व किसान आदि होते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 64वां जन्मदिन अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के तमाम मुद्दों का यहां पर बीजेपी मजाक बनाकर रख दिया है उन्होंने। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरह से अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार विवादित बयान दिया है। मंगलवार को दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देखते हैं किसका हाथ मजबूत है, हमारा या कातिलों का। देखिए कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। मंच शाहीन बाग का था। नागरिकता कानून के खिलाफ उबाल मार रहे आक्रोश के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर सुनिए इनकी पूरी बात। आप सबके सामने वायदा करते हो, जो कुछ सहारा भी आप हम मुझसे चाहते हो, मैं हम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझसे चाहते हो, वो मैं देने को तैयार हूँ और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। मणिशंकर अय्यर ने किसी का नाम नहीं लिया, बातें संकेत में बोली, आरोप बिना नाम लिए लगाए, पर इशारा किस ओर था ये समझना मुश्किल नहीं। मंच से उतरने के बाद उन पे सवाल दागे गए कि आखिर कातिल किसको बोल रहे हैं, तो वो सवाल टाल गए। I have already said all I wanted to say at the public meeting. मणिशंकर के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने लिखा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदे श्री मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध में शामिल हुए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बयानों से अच्छा खासा सियासी बवाल मचा था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। दोनों के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। सबसे ज्यादा नुकसान तो पार्टी को गुजरात चुनाव के दौरान हुआ, जहां बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से बुरी तरह जूझ रही थी। उसी वक्त मणिशंकर के एक बयान से बीजेपी को मौका मिला। पार्टी ने इसे जमकर भुनाया। बीजेपी के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं साबित हुई। आज तक ब्यूरो।
बात अब दिल्ली चुनाव की करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 46 मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया, जबकि 15 मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं को भी टिकट दिया है। अभी बीजेपी में सीटों को लेकर बैठक पर बैठक और मंथन ही चल रहा है, और इधर केजरीवाल ने एक झटके में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने 46 मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया, वहीं 15 विधायकों के टिकट काट दिए। 9 सीटों पर नए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पार्टी ने 8 महिलाओं को चुनावी अखाड़े में उतारा है। पिछली बार आम आदमी पार्टी से 6 महिलाओं को टिकट दिया गया था 2015 में, इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया इस बार भी पटपड़गंज से मैदान में हैं। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले 3 नेताओं को भी केजरीवाल ने विधानसभा में उतारने का फैसला लिया है। दिलीप पांडे को पार्टी ने तिमारपुर सीट से मैदान में उतारा है। वो लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली चुनाव लड़े थे। पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार रही आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से उतारा गया है। दक्षिणी दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके राघव चड्ढा को राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 46 कैंडिडेट्स जो अभी सिटिंग एमएलएस हैं वो हैं। 9 पहले से खाली सीट्स थी, उस पे नए कैंडिडेट्स हैं, और 15 सिटिंग कैंडिडेट्स सिटिंग एमएलएस की रिप्लेस किया गया है। 24 घंटे पहले पार्टी का दामन थामने वाले 5 नेताओं पर भी केजरीवाल ने दांव लगाया है। इसमें हरिनगर से कांग्रेस पार्टी की पूर्व पार्षद राजकुमारी ढिल्लो, पूर्व कांग्रेस नेता नवीन चौधरी, रोहिणी से पार्षद जय भगवान उपकार, कांग्रेस की ओर से पालम सीट से चुनाव लड़ चुके महाबल मिश्रा के बेटे विनय कुमार मिश्र, और बदरपुर से 2 बार विधायक रहे राम सिंह के नाम शामिल हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी का, सभी कार्यकर्ताओं का, अरविंद जी का और पीएसी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं पिछले कई महीनों से वहाँ क्षेत्र में लगा भी हूँ, लोगों के काम करा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि जनता मुझ पर विश्वास करेगी। केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच रिश्तों में खटास के दौरान विश्वास के साथ खड़े विधायक पंकज पुष्कर का तिमारपुर से टिकट काट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सीलमपुर में हुई हिंसा और दंगे के आरोपी अब्दुल रहमान पर केजरीवाल ने अपना भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे में रिपोर्ट कार्ड के साथ पार्टी और आलाकमान के प्रति वफादारी को खास तरजीह दी गई है। पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर गिरफ्तार डीएसपी देविंदर सिंह क्या किसी साजिश का मोहरा है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। आखिर इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? आइए आपको दिखाते हैं देविंदर सिंह की इनसाइड स्टोरी। क्या आतंकियों के निशाने पर थी देश की राजधानी? क्या दिल्ली को दहलाने डीएसपी देविंदर सिंह के साथ आ रहे थे हिजबुल के आतंकवादी? क्या संसद हमले से है देविंदर सिंह का कनेक्शन? क्या देविंदर सिंह साजिश का सिर्फ मोहरा है? कौन है देविंदर सिंह का मास्टरमाइंड? देविंदर सिंह पर आज तक की इनसाइड स्टोरी। रविवार सुबह जिसने भी सुना उसी का सिर चकरा गया। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों के साथ किसी पुलिस अधिकारी का पकड़ा जाना कोई आम खबर तो नहीं, और अगर वो पुलिस ऑफिसर डीएसपी देविंदर सिंह हो तो फिर जो भी सुनेगा उसके पैरों तले जमीन तो खिसकेगी ही, क्योंकि देविंदर सिंह बहादुरी के लिए राज्य सरकार से वीरता पदक पाने वाला पुलिस अधिकारी जो ठहरा। शनिवार की रात देविंदर सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं वो जांच एजेंसियों को परेशान करने वाली हैं। अब तक की जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह पिछले कुछ समय से आतंकियों को एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया कराता था। मतलब वो आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने का काम करता था। दिल्ली की तरफ जाते हुए कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के जिन आतंकियों नवीद बाबू और रफी अहमद के साथ देविंदर सिंह को पकड़ा गया, खबर है कि इनकी साजिश दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ को निशाना बनाने की थी। गाड़ी सर्च करने के बाद देखा उसमें 2 वांटेड मिलिटेंट थे, उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए।
देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई तो साजिशों की परतें खुलने लगीं। जो अफसर गिरफ्तारी से पहले देश का जांबाज पुलिस अधिकारी हुआ करता था, वो अचानक आतंकियों का साथी नजर आने लगा। संसद हमले में फांसी की सजा पाने वाले अफजल गुरु से उसके तार जोड़ने लगे। पुलवामा हमले को लेकर उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे। जी हां, कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह को लेकर कई असहज करने वाले सवाल उछाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या किसी बड़ी साजिश में शामिल था देवेंद्र सिंह? सवाल नंबर 2, किसके इशारों पर काम कर रहा था देवेंद्र सिंह? वो मोहरा है तो उसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है? सवाल नंबर 3, देवेंद्र सिंह के पीछे किसी और शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ तो नहीं? सवाल नंबर 4, देवेंद्र किसके कहने पर आतंकियों को अपनी कार से ले जा रहा था? सवाल नंबर 5, क्या पुलवामा आतंकी हमले में देवेंद्र का कोई रोल था? सवाल नंबर 6, क्या देवेंद्र सिंह 2001 में संसद पर हुए हमले में भी शामिल था? और सवाल नंबर 7, देवेंद्र सिंह कितने साल से आतंकियों की यारी निभा रहा था? क्या ये देवेंद्र सिंह अकेले ही काम कर रहा था या वो एक छोटा सा मोहरा है और ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है? दरअसल जब भी कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई, देवेंद्र किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा पाया गया। संसद हमले के वक्त अफजल गुरु ने उसका नाम लिया तो पुलवामा हमले के वक्त वो पुलवामा में तैनात था। जाहिर है ऐसे में जब आतंकियों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई तो सवाल तो उठेंगे ही। देवेंद्र सिंह पर उठे सवालों के जवाब मिले, इससे पहले उसकी कारगुजारियों की निकल रही परतों को देख लीजिए। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र ने आतंकियों को दिल्ली ले जाने का सौदा 12 लाख में किया था। यह खुलासा भी हो रहा है कि नवीद और उसके साथी को जम्मू से चंडीगढ़ और फिर दिल्ली लाने का प्लान था। इसके बाद आतंकी पाकिस्तान भागने की फिराक में थे, लेकिन 57 साल के देवेंद्र सिंह के आतंक कनेक्शन का पुख्ता अलर्ट पुलिस को खुद उसी के फोन कॉल से मिल गया। शोपियां पुलिस ने देवेंद्र की आतंकी नवीद बाबू से हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी और इसी के बाद शोपियां के एसपी संदीप चौधरी ने अलर्ट किया था कि देवेंद्र अपने साथ नवीद और उसके साथी को जम्मू ले जाने वाला है। फिर क्या था, चौकस पुलिस ने कुलगाम में 2 आतंकियों के साथ देवेंद्र को दबोच लिया। मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, श्रीनगर से अशरफ वानी और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू के उधमपुर के सीआरपीएफ कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जवान ने बंदूक तान दी। 2 जवानों की तनातनी में गोलियां चल गईं और 2 मारे गए। उधमपुर का सीआईएसएफ कैंप अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। कैंप में अफरा तफरी मच गई। जवानों ने पोजीशन संभाल ली। पहली बार में लगा जैसे आतंकी हमला हो गया हो, लेकिन तुरंत ही अधिकारियों ने माजरा समझ लिया। दरअसल 2 जवानों में किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। बात बढ़ती गई और फिर अचानक एक जवान ने अपना आपा खो दिया। अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 3 जवान को गोली लगी। कैंप फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। आनन फानन में मौके पर मौजूद दूसरे जवानों ने घायल को जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक 2 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि एक की सांसें चल रही थीं। घायल जवान को सैन्य अस्पताल में रेफर किया गया है। हमारे पास जो आए थे वो 3 थे, जिनमें से 2 ब्रॉड डेड थे। वो थे ही नहीं हॉस्पिटल में, हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे। ऑलरेडी वो ब्रॉड डेड थे। एक जो था उसको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट देके एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ वी हैव रेफर टू हायर सेक्टर ताकि वो उनका अभी के अभी सर्जरी हो जाए और ठीक हो जाए। मारे गए दोनों कांस्टेबलों के नाम भी एन मूर्ति और मोहम्मद तस्लीम है। सीआईएसएफ ने फायरिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये मामला आपसी कहासुनी का लग रहा है। आज तक ब्यूरो। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू त्योहार होता है और इस दौरान बुल के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जान जोखिम में डालते हुए जांबाजी करते हैं। इस बार मदुरई में जल्लीकट्टू में 700 बुल और 730 जांबाज शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे जान हथेली पर लेकर ये खेल खेला जाता है। जल्लीकट्टू का त्योहार जिसमें कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं।
मदुरई से हमारे संवाददाता अक्षय नाथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अक्षय, हमने देखा है कि हर साल इसमें लोग घायल होते हैं, लेकिन उतने ही उल्लास, उतने ही उत्साह के साथ जल्लीकट्टू मनाया जाता है। इस बार 700 बुल, 730 उम्मीदवार। हाँ जी नेहा, यहाँ पे साल के बहुत प्रतीक्षित खेल है जल्लीकट्टू, और हम देख सकते हैं कि यहाँ के जल्लीकट्टू शुरू भी हो चुका है और यहाँ के सेकंड राउंड अभी हो रहा है, जहाँ पे 70 और बुल टेमर्स है और 50 और बुल्स को रिलीज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस बुल को पहले 50 मीटर में ही पकड़ना चाहिए और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी डाला गया है, क्योंकि यहाँ पे बुल की सिक्योरिटी, इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके सिक्योरिटी को भी मन में रखते हुए बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जैसे कि बैल के हॉर्न को टच नहीं करना चाहिए और सिर्फ 30 सेकेंड्स को उसे पकड़ना चाहिए। और इन दोनों चीजों जो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और बेल है, सबका हेल्थ चेकअप भी करके ही यहाँ पे मैदान में उनको अलग किया गया है। बैल को 4 चेक पॉइंट्स में डिफरेंट वेटनरी डॉक्टर्स चेक करते हैं, इससे चेक करने के लिए कि इनको कोई अल्कोहल एडमिनिस्टर्ड नहीं है, कई इरिटेंट्स उनको एडमिनिस्टर्ड नहीं है, जो कि उनके फिरोशियसनेस इंक्रीज करने के लिए कई सारी बार पहले हम देखे हैं कि इनके ओनर्स बैल को अल्कोहल या इरिटेंट्स देते हैं। तो इस सब स्टॉप करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स डाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे इस सारे चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक रिटायर्ड जज, उनके एक कमिटी भी डाला गया है। इसके सिवा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी डाला गया है बहुत सारे चेक पॉइंट्स में। इस सीसीटीवी से सारे विजुअल्स रिकॉर्ड किया जाएगा और इस इवेंट में अगर कोई भी कंप्लेंट किसी भी पर्सन रेज करेगा तो वो सीसीटीवी से लेकर सारे रिकॉर्ड्स उनके पास है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोग, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ की जो टेरेसेस हैं, ये नेबरिंग हाउसेस का, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं और सुबह 4 बजे से लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे आके ये जल्लीकट्टू इवेंट देखने के लिए आए गए हैं। और एक भी चीज है, यहाँ के मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू आरपी उदय कुमार, वो भी आया है ये जल्लीकट्टू इवेंट देखने के लिए। और नेहा, ये भी चीज हमें याद रखना चाहिए कि कई सारे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ये खेल के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार बैन किया था। पर यहाँ के जो लोग हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं, इनके ट्रेडिशन, कल्चर और जो प्रोटेस्ट उन लोगों ने मरीना में किया था 2 साल 3 साल पहले, उसके वजह से अभी भी जल्लीकट्टू यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रिकॉशंस जो डाला गया है, अगर ये नहीं फॉलो करते तो इमीडिएटली जल्लीकट्टू रोक जाएगा, वो है यहाँ के वार्निंग्स। पर जैसे आपने बोला था, कई सारे लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके उनकी मौत हुआ है, कई सारे लोग बहुत ही इंजर्ड हो गया है। पर इसके अलावा भी कई सारे लोग यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आज आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बात हो रही थी 9 बज गए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस हिस्से में होंगी आपके शहर की 100 खबरें, साथ ही आपको दिखाएंगे सेना दिवस पर आर्मी का शौर्य और महंगे दिनों से कब मिलेगी राहत। लेकिन सबसे पहले देखिए 100 शहर की 100 खबर। 10 बजे आपको दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें। 10:30 बजे देखिए मोहरे के पीछे किसका चेहरा। पिछले 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है खुदरा महंगाई दर। जी हां, सब्जी, तेल, दाल सब कुछ महंगा हो रहा है। बढ़ती कीमतों का आलम यह है कि अच्छे दिन का वादा अब महंगे दिन का वादा लगने लगा है। लेकिन 5 साल बीतते अच्छे दिन बन गए हैं महंगे। घर का बजट बिगाड़ रही है महंगाई। 5 साल के रिकॉर्ड दर पर पहुंच गई है महंगाई। महंगे के दिन का आलम यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हमले की तर्ज पर टुकड़े टुकड़े का नया नारा दे दिया है। राहुल का ट्वीट देखिए। कमर तोड़ महंगाई, जानलेवा बेरोजगारी और गिरती जीडीपी ने आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है। सब्जी, दाल, खाने का तेल, रसोई गैस व खाद्य पदार्थों की महंगाई ने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया है। मोदी जी ने देशवासियों के घरेलू बजट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। Now with the inflation going out of control, the basic necessities will be beyond the reach of the poor people. The government's policy priorities are wrong. I think it's a very, very serious situation for the majority of people in this country. आखिर महंगाई को लेकर अचानक फिर से हाय तौबा क्यों मचा है?
दरअसल इसके पीछे वजह है महंगाई को लेकर ताजा आंकड़े। ताजा आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजें महंगी होने से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.35% हो गई, जबकि नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी। रिटेल महंगाई की दर 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य महंगाई दर में भी दिसंबर में इजाफा हुआ है। दिसंबर में खाद्य महंगाई दर 14.12% हो गई है, जबकि नवंबर में खाद्य महंगाई दर 10.01% थी। खाद्य महंगाई दर बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान सब्जियों का है। सब्जियों की महंगाई दर 60% के पार पहुंच गई है। जरा खुदरा बाजार में महंगाई का आलम देखिए। प्याज है 60 से 80 रुपए किलो, गाजर 50 रुपए किलो, मटर 50 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, उड़द की दाल 110 रुपए किलो, 10 ग्राम सोना 40,000, 1 लीटर पेट्रोल 75 के पार। ये है महंगाई की मार। राहुल गांधी के शब्दों में महंगाई आम आदमी के बजट के टुकड़े टुकड़े कर रही है। तो महंगाई से पैदा होने वाली मंदी की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी बाजार में सामान तो होंगे लेकिन महंगा होने की वजह से लोग खरीदने नहीं जाएंगे। इसका खराब असर ये होगा कि माल धरा का धरा रह जाएगा, कारोबारियों को घाटा होगा, छंटनी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। लिहाजा सरकार के लिए जरूरी है कि पहले इस महंगाई के दानव को नष्ट किया जाए। आज तक ब्यूरो। शहर शहर लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। आज तक संवाददाता बता रहे हैं कहां और कैसे हैं हालात। नवंबर महीने के आंकड़ों के मुकाबले हम पहुंचे हैं जयपुर की जानी मानी लाल कोठी सब्जी मंडी में और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। अच्छा क्या पड़ा, बहुत ही ज्यादा मामला गंभीर हो गया। गरीब आदमी तो प्याज खा ही नहीं पाया। लोगों के लिए जीवन व्यापन करना काफी कठिन हो गया है, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ चुके हैं, जो बाकी खाने पीने की सामग्री है उसके दाम बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ग्राहक आए हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर महंगाई जो बढ़ रही है उसका इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दाम जो बढ़ रहा है इसका थोड़ा सा कम करना चाहिए, सरकार को ये बात पे ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने प्याज खरीदा, जो कि ये मैं इस टाइम होलसेल मार्केट में खड़ा हूँ, ये 60 रुपए मिल रहा है, और जो कि ये हमारे जब लोकेलिटी में आगे बेचेगा इसको वेंडर, तो वो इसको 80 रुपए में ही बेचेगा। आम आदमी की जो महंगाई है वो कमर तोड़ रही है। आने वाला बजट या और 6 फरवरी का दिन जब रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट्स पे फैसला लेना है, तब आम आदमी को उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम आने वाली सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसमें चावल शामिल है, दाल शामिल है, इसमें आटा शामिल है, गेहूं शामिल है। माफ कीजिएगा, चावल शामिल नहीं है। चावल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन गेहूं, दाल, तेल, शक्कर सभी चीजों की कीमतें अभी लगातार बढ़ रही हैं। और ये ऐसा कब से हो रहा है, कब से ये कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए कि कीमतों में तेजी जो है दीपावली के बाद से शुरू हो गई है। चाहे खाद्य तेल की बात कर लें, शक्कर की बात कर लें, आटे की बात कर लें, दालों की बात कर लें, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हर चीज के बाजार बढ़ गए हैं। आम आदमी जिंदगी में यही पड़ रहा है कि उसको हर चीज पे सोच समझ के चलना पड़ेगा। उसको एकदम फ्रीली होके कुछ कर नहीं सकेगा, और इससे नेचुरली अगर बढ़ती रही कीमतें तो उसमें गरीब आदमी तो ज्यादा मारा जाएगा। मिडिल क्लास और गरीब आदमी पे असर पड़ रहा है ज्यादा इसका। अब हम स्कॉटलैंड के समंदर की लहरों की आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट में ऐसा समुद्री तूफान उठा कि समंदर की लहरें खतरनाक तरीके से हिलोरे मारने लगी। तस्वीरें देखिए, समंदर की ऊंची लहरें सड़कों तक आ रही हैं जहां पर ट्रैफिक है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं समंदर की लहरें कार को समंदर में ही ना खींच लें। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।